गोरक्षपीठ मंदिर में जिस मुर्तजा अब्बासी ने हमला किया था और पीएससी के कुछ जवानों को घायल कर दिया था, उसके बारे में उत्तर प्रदेश की एटीएस और एसटीएफ दिन रात एक करके खंगालने में लगी हुई है कि आखिरकार इसके पीछे कौन कौन है और इसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं। अभी तक जो जानकारी आई है उस जानकारी के तहत बड़े चौंकाने वाले सच सामने आए हैं और इन जांच के रिपोर्ट के आधार पर जो एडीजे प्रशांत कुमार हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो जानकारी दी है वो खुलासे चौंकाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि जिसको ये मेंटली डिस्टर्ब बता रहे हैं, जिसके बारे में अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति के बारे में भी पता लगा जाए, जिस मुर्तजा अब्बासी के बारे में कांग्रेस के जो एक संत है वो प्रमोद कृष्णन, वो मजाक बनाते हुए ट्वीट कर रहे हैं कि अब आतंकवादियों के पास से दरांती मिलने लगी है। इस तरह से एक नैरेटिव चलाने वाले लोग जो इस आतंकवादी का पक्ष ले रहे हैं, उनको एटीएस के जो चीफ हैं उन्होंने बाकायदा ये खुलासा करते हुए बताया है कि ये जो मुर्तजा अब्बासी है ये कोई भोला भाला या मानसिक विक्षिप्त नहीं है, ये एक पढ़ा लिखा युवक है जो इस समय बीटेक कर रहा था और मुंबई इसने आईआईटी से जो पढ़ाई की थी उसके बाद ये टच में आया आईएस के, सीरिया के, और इस व्यक्ति का जो गुरु था वो गुरु अमेरिकी मौलाना अनवर नासिर है, उसको ये फॉलो करता है, आईएस की वीडियोस देखता है, लोगों को कैसे मारा जाए वो टेक्निक सीखता है। और इतना ही नहीं, इसने इतनी चालाकी करी है कि 4 अकाउंट खोल रखे थे और इसका दिमाग देखिए शातिर कि ये नेपाल जाता है और नेपाल के बैंक के सहारे ये आईएसआई में फंड, आईएस को फंड भेजता है। अभी तक इसने जो है 8 लाख रुपए नेपाल के रास्ते इसने सीरिया भेजे हैं। क्यों भेजे? तो इसकी मानसिकता पता लगती है इसके लैपटॉप से, जो इसकी कॉल डिटेल है। अभी तक उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने 40 लोगों को निगरानी में रखा है, जिसमें से 10 करीब गिरफ्तार किए गए हैं और उनकी पूछताछ के आधार पर अभी तक जो पता लगा है एटीएस को, वो ये पता लगा है कि ये खतरनाक विचारधारा का व्यक्ति है। जब हमारे देश में सीए की बात चल रही थी उस समय ये कहता है, ये इसने कबूला है कि इस देश में जब सीए लागू करने की बात चल रही थी तब से इसने तय किया कि इस सरकार के विरुद्ध ये अभियान चलाएगा और इसने बाकायदा कई लोगों से संपर्क किए। और इस मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने अभी तक कानपुर, नोएडा, गोरखपुर, लखनऊ, संभल, सहारनपुर, शामली, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, दिल्ली, इतनी जगह इसके तारों को खंगाला है। इसके पास से एक इंटरनेशनल सिम भी मिली है जिससे ये भारत में रहते हुए अमेरिका, सीरिया, नेपाल ये बात करता था और उसको इसने 1200 रुपए में खरीदा था, ये भी पता चला है। और इसके अलावा आपको बता दें, ये पता लगा कि ये जो है जिस तरह की प्लानिंग कर रहा था उसी प्लानिंग में ये एटीएस के रडार पे आ गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एटीएस और एसटीएफ दोनों इतनी तेज तर्रार हैं कि कई खूंखार आतंकवादियों के उन्होंने गैंग को ट्रेस किया और मॉड्यूल को उन्होंने पहले से ही तोड़ा है। और इसी कड़ी में जो उत्तर प्रदेश के एटीएस के जो हैं सूत्र वो ये बता रहे हैं कि हमारे रडार पर पहले से ही ये व्यक्ति था, क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटी इस व्यक्ति की रही हैं कि बॉम्बे आईआईटी से पढ़ाई कर रहा है, उसके अलावा ये सीरिया में कॉल कर रहा है, सीरिया में ट्रांजैक्शन कर रहा है, चाहे इसने नेपाल के जरिए पैसे भेजे, लेकिन वो आईएस से कांटेक्ट कौन कौन लोग हैं जो भारत के रहने वाले हैं वो सब हमारी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। वो कहते हैं कि हमने जिस दिन ये इसने घटना को अंजाम दिया है उसके 2 दिन पहले इसने अपने सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट है और बैंक के अकाउंट है उन सबको बंद कर दिया था। इसकी कोई प्लानिंग होगी और इसीलिए वो कहते हैं कि हमने जब ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार इसने ये अकाउंट्स बंद क्यों किए हैं, जो इंटरनेट माध्यम से ट्रांजैक्शन होता है उसको क्यों बंद किया गया है, कहते हैं कि वो बैंक कर्मचारी बनकर एटीएस के कर्मचारी इसके घर गए थे मुर्तजा के और वहां जाकर अपने को बैंक कर्मचारी बताते हुए ये कहा था कि भाई इसके ऊपर लोन है और इसके बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिए, बैंक की डिटेल चाहिए। वो कहते हैं कि हम गए थे पूछताछ के लिए, लेकिन उस परिवार में पूछताछ करने से ही ये मुर्तजा इतना शातिर है कि इसको शक हो गया कि कोई एजेंसियां इसके पीछे पड़ी हैं
जांच करने में लगी हुई है। और इसीलिए जो पुलिस के सूत्र हैं, एटीएस के जो सूत्र हैं, उन्होंने बताया कि ये तत्काल आनन फानन में नेपाल बॉर्डर गया, जो कि गोरखपुर से थोड़ी ही दूर है, और वहां से जाकर के इसने ये जो हथियार हैं और छुरे हैं ये खरीदे थे, और इसको लेकर के फिर ये गोरखपुर आया। गोरखपुर में मंदिर में ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, और ये भी तय है कि यदि ये कपड़े में छुपाकर उन हथियारों को अंदर ले जाता तो निश्चित रूप से, क्योंकि वहां योगी जी आने थे अगले दिन, एक योजना उद्घाटन करने की थी उनकी, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ अभियान है, और वो वहां जो महंत हैं, इस तरह से ये अफरा तफरी फैलाने का एक था। और दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश को एक चैलेंज भी है। आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश पार्ट 2 अभी बना है और योगी जी ने शपथ दोबारा ली है, तो इस शपथ ग्रहण के कुछ दिन पहले से ही अचानक उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि अपराध में अचानक से तेजी आई, और उसके बाद लूट की घटनाएं, हत्या की घटनाएं ये तेजी से बढ़ी। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि लोगों को लग रहा था ये जो गिरोहबंद लोग हैं, ये जो अपराधी हैं, इनको शायद पीछे से कहा गया है कि योगी को बदनाम करने का काम करो। और आप अगर अखिलेश यादव के ट्वीट देखेंगे तो अखिलेश यादव के ट्वीट देखिए, वो विपक्ष के नेता हैं, ठीक है, मानता हूं उनका काम है, लेकिन क्या विकास के मुद्दे या कोई और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना उनका काम नहीं है? वो केवल और केवल अपराध का ग्राफ गिना रहे हैं। आज यहां लूट हो गई, आज यहां लूट हो गई, आज यहां लूट हो गई। इसका मतलब तो वो केवल लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जो योगी सरकार बन के दूसरे बार में आई है, वो उसी मुद्दे को उठाना चाहते हैं। तो क्या ये एक संयोग है कि एक तरफ अपराध बढ़े अचानक से और एक तरफ अखिलेश यादव जी ट्वीट कर रहे हैं? तो इसको लेकर भी चर्चा है, लेकिन कुल मिलाकर के अब पुलिस एक्शन में है, और जिस तरह से अब धरपकड़ तेज की जा रही है, क्योंकि जब तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हुआ था, विभाग नहीं बटे थे, अभी सरकार शपथ ग्रहण के बाद से कुछ जो चुनाव के पहले के वादे थे उनको पूरा करने में लगी हुई थी, और उसके बाद अब जब जैसे इस काम से सब फारिग हुए हैं कि मंत्रालय वितरित हो गए हैं, फिर सबने शपथ ग्रहण ले ली, कार्यभार संभाल लिया, उसके बाद आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, वो जनता के विकास के मुद्दे हैं, वो नौकरी को लेकर है, अगले 100 दिन के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, और इसी में पुलिस को उन्होंने निर्देश दिए कि जो अपराधी हैं वो बचने नहीं चाहिए। तो बुलडोजर चला, और आज बुलडोजर की हालत यह है कि वो चाहे बसपा के नेता हो, चाहे समाजवादी के नेता हो, किसी को नहीं बख्श रहा है, और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर वो बुलडोजर चल रहा है। अभी तक आपको बता दूं, लगभग 100 का आंकड़ा पूरे होने वाला है। उत्तर प्रदेश में खूंखार जो अपराधी हैं उनको पुलिस ने पकड़ा है, मुठभेड़ चल रही है, और मुठभेड़ के चलते हुए वो लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। गाजियाबाद के अंदर 2 घटना हुई थी, बैंक लूट की और एक पेट्रोल पंप की लूट की, उसको भी आपको बता दें गाजियाबाद की पुलिस ने सुलझा लिया है। इसी मुद्दे को ज्यादा हाईलाइट किया गया था, लेकिन जिस तरह से अपराध हो रहा है, ये अपराध सारे भारत में नहीं पूरी दुनिया में होता है, लेकिन उसको पुलिस कितना जल्दी सुलझा लेती है, बात तो यह है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की पुलिस को माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और एटीएस जो काम करती है वो वर्ल्ड लेवल का है। मतलब आप समझ लीजिए, बड़े बड़े खूंखार आतंकवादियों को भारत के कोने कोने से पकड़ के लाते हैं। और ये एक चुनौती है, क्योंकि प्रदेश बड़ा है, अभी संसाधन उतने हैं नहीं, लेकिन जिस तरह से योगी जी ने पार्ट 2 में अब ये घोषणा की है कि पुलिस कर्मियों की भर्तियां की जाएंगी, उनके लिए और आधुनिक बनाया जाएगा पुलिस को, हथियारों की खरीद होगी, और जिस तरह से अब ये लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, उसमें आप देखेंगे कि अगले आने वाले कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में ये चीजों पर लगाम लगेगी। लेकिन सवाल यह है कि यदि कोई उत्तर प्रदेश की पुलिस, एटीएस, एसटीएफ किसी अपराधी को पकड़ती है, तो ये जो विपक्ष है, ये जो समाजवादी हैं, ये उसके पक्ष में क्यों खड़े हो जाते हैं? कपिल मिश्रा जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने बाकायदा अखिलेश यादव पर सवाल उठाया है कि आप किस तरह का ट्वीट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसकी मानसिक स्थिति भी देखें, तो भाई अगर वो उम्र में छोटा है अपराधी तो आप कहेंगे योगी जी जो है बच्चों पर बुलडोजर चला रहे हैं, अगर तो वो बुजुर्ग है तो कहेंगे आप बुजुर्गों पे बुलडोजर चला रहे हैं। और अब इसको जो है इस तरह का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि उसके माँ बाप ने यदि कह दिया कि ये तो जी मानसिक विक्षिप्त है। पहली बात तो ये है कि यदि कोई अपराधी पकड़ा जाता है, मुझे ये बताइए
पूरी पब्लिक में वीडियो है, चाहे उसने चक्कू नहीं डंडा ही मारा, डंडे से भी यदि कोई किसी को मार रहा है और चोट पहुंचा रहा है और पुलिस उसको पकड़ती है तो वो अपराधी है ना। थप्पड़ मारा, डंडा मारा, और ये तो जो है खुकरी मार रहा है, वो छुरा है, गंडासा जिसको बोल रहे हैं। तो अगर कोई पुलिस पे हमला कर रहा है और वो दोषी है, पुलिस उसे पकड़ती है, तब उसके पक्ष में खड़े होने की क्या जरूरत है? बयान ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव तो खुद मुख्यमंत्री रहे, वो कहें कि जांच ठीक से होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं वो बख्शे ना जाएं, क्योंकि आतंकवादी हो या अपराधी, वो किसी का सगा नहीं है। और उस अपराधी के फेवर में खड़े होकर के उसके परिवार वालों का इंटरव्यू करना, ये चैनल वाले लोग पुलिस का इंटरव्यू नहीं कर रहे जिनके ऊपर हमला हुआ है, जो अस्पताल में भर्ती हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस देश के कुछ चैनल वाले उस पिता का इंटरव्यू दिखा रहे हैं, उस परिवार वालों को दिखा रहे हैं जो अपराधी से जुड़े हुए हैं। अपराधी के पिता क्या कहेगा भाई? अपराधी का पिता अगर अपराधी के पिता से इंटरव्यू लेंगे, क्या वो कहेगा मेरा बेटा आईएस के टच में था, मेरा बेटा तो पढ़ाई के अलावा आतंकवाद सीख रहा था, मैंने तो उसकी एक्टिविटी देखी थी, गलत थी? कोई कहेगा? नहीं कहेगा। और उसकी पत्नी को, जिसको उसने तलाक दिया, उसका इंटरव्यू किसी ने दिखाया? नहीं दिखाया। उसने बोला है कि मैंने इस एक्टिविटी के कारण से उससे तलाक लिया। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि कुछ नेता और मीडिया एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करके ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेचारा सिद्ध कर दें, मानसिक विक्षिप्त इसको साबित कर दें, ताकि इसके फेवर में कुछ सहानुभूति जुटाई जा सके, जो कि अब उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने और एटीएस ने बता दिया है कि वो बख्शने वाली नहीं है और इसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। कई टीमें दिन रात काम कर रही हैं और जिस तरह के एंगल अब खुल के सीरिया के आए हैं, आईएस के आए हैं, ये पक्का माना जाए कि ये गंभीर एक आतंकवादी को पकड़कर एक बड़ी घटना होने से रोका गया है। वंदे मातरम।